हाय गाइस, आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर का थर्ड वीडियो लेक्चर देखेंगे जिसमें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम न्यूटन शेल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की सरफेस के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मतलब अर्थ की सरफेस पर, और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ मतलब अर्थ की सरफेस के नीचे, और फाइनली हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं न्यूटन शेल थ्योरम से। इसके दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ होलो स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड अ पॉइंट मास सिचुएटेड आउटसाइड इज जस्ट एज इफ द एंटायर मास ऑफ अ शेल इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ शेल। जैसे कि हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मूले में देखा था कि वो फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट मासेस के केसेस में अप्लाई होता है, पर क्या ये स्फेरिकल शेल पॉइंट मास है? अब स्फेरिकल शेल होता क्या है, तो मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये एक स्फेरिकल शेल है। मैंने इसे हाफ में कट कर दिया है ताकि आपको क्लियरली दिखे। स्फेरिकल शेल मतलब एक स्फीयर जो अंदर से हॉलो हो, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक बॉल। अब हम देखेंगे कि स्फेरिकल शेल काफी पॉइंट मासेस से मिलके बना है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस है। तो हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट मास मान लेंगे स्फेरिकल शेल पे, उसके कारण m पे फोर्स निकालेंगे, और कोई दूसरा पॉइंट मास मानेंगे, उसके कारण m पे फोर्स निकालेंगे, तो अलग अलग आएगा क्योंकि हर एक पॉइंट इस पॉइंट मास m से अलग अलग डिस्टेंस पर है। लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए न्यूटन ने स्टेटमेंट कहा कि हम इस स्फेरिकल शेल के मास को उसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर सकते हैं और उसे पॉइंट मास मान सकते हैं। तो इस स्फेरिकल शेल का टोटल मास m है, हम इसे उसके सेंटर पे, जो कि पॉइंट मास m से r डिस्टेंस पर है, वहां पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। अब ये दोनों पॉइंट मास हो गए। अब हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगा, g इंटू इसका मास बिग M इंटू पॉइंट मास का मास स्मॉल m अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर। न्यूटन शेल थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अ होलो स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन अ पॉइंट मास सिचुएटेड इनसाइड इट इज जीरो बिकॉज ऑल फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर। इस स्टेटमेंट का मतलब है अगर हम कोई स्फेरिकल शेल के अंदर कहीं पर भी पॉइंट मास m ले लें, तो स्फेरिकल शेल की वजह से उस पॉइंट मास m पर फोर्स जीरो आएगा, नेट फोर्स जीरो आएगा। अब हम इसमें केस लेते हैं, सपोज कीजिए ये पॉइंट मास शेल के सेंटर पर है, तो इस स्फेरिकल शेल का एक कोई पॉइंट मास इस पर इस तरफ F फोर्स लगा रहा होगा, और इस पॉइंट मास के अपोजिट जो पॉइंट मास होगा वो स्मॉल m पर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ऐसे जितने भी अपोजिट फोर्सेस होंगे वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और इस स्मॉल m पॉइंट मास पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अब हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें पॉइंट मास सेंटर पर ना होकर कोई और पॉइंट पर है, लेकिन अब भी इस पर फोर्स जीरो ही होगा। वो कैसे? हम सपोज कर लेते हैं कि सेंटर, इस पॉइंट मास के सेंटर से हम एक लाइन खींच देते हैं और इस स्फेरिकल शेल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक राइट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट इस स्मॉल मास m को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये लेफ्ट पार्ट अपनी तरफ। अब जैसे देख सकते हैं कि राइट साइड वाले पॉइंट मासेस इस स्मॉल पॉइंट मास के क्लोज हैं, तो वो उस पर ज्यादा फोर्स लगा रहे होंगे, और जो लेफ्ट साइड वाले पॉइंट मासेस हैं वो इस स्मॉल पॉइंट मास m पर कम फोर्स लगा रहे होंगे। लेकिन जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं कि राइट साइड वाले पॉइंट फोर्सेस कम हैं, क्योंकि राइट साइड वाला एरिया रीजन का एरिया कम है और लेफ्ट साइड वाले रीजन का एरिया काफी ज्यादा है। ये वैसा ही हो गया कि आप 5 किलो के 2 पैकेट खरीदें या 2 किलो के 5 पैकेट खरीदें, आखिर आपने खरीदा 10 किलो ही, इसलिए
ये फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं, लार्जर हैं, बट ये कम है। लेफ्ट साइड वाले फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन ये फोर्सेस बहुत बहुत सारे हैं। तो राइट वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट और लेफ्ट साइड वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट इक्वल होंगे और दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। इसका मतलब पॉइंट मास m पर नेट फोर्स 0 ही होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम 3 शेल लेते हैं, शेल A, शेल B, शेल C, और एक पॉइंट मास m लेते हैं जो इन तीनों शेल्स के बाहर है। जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हैं, ये 3 शेल्स हैं। मैंने इसे हाफ में कट कर दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये शेल A, ये शेल B और ये शेल C, और एक पॉइंट मास है जो इन तीनों शेल से बाहर है। यहां आप क्लियरली देख सकते हैं। अब एक पॉइंट मास m जो सबसे बाहर है। जैसे कि हमने शेल थ्योरम में पढ़ा, तो अगर हम m3 की वजह से इस स्मॉल पॉइंट मास m पर m3 का फोर्स देखेंगे तो उतने की बराबर होगा अगर हम m3 को इस शेल के सेंटर पे कंसंट्रेट कर देंगे। ऐसे ही m2 का मास भी सेंटर पे कंसंट्रेट करेंगे, m1 का मास भी सेंटर पे ही मानेंगे। तो टोटल इस सेंटर पे कितना मास आ गया? m1 प्लस m2 प्लस m3, a, b, c तीनों का मास हम सेंटर पे मान सकते हैं। अब हम इस स्मॉल पॉइंट मास m पर इस फोर्स देखेंगे जो कि m1 प्लस m2 प्लस m3 है। इन मासेस के कारण इस पे फोर्स देखेंगे तो कितना आ जाएगा? g इंटू इस पॉइंट मास का मास जो कि m1 प्लस m2 प्लस m3 के बराबर है, इंटू इसका मास डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि r² है। अब हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें जो पॉइंट मास है वो शेल C के तो अंदर है लेकिन शेल A और शेल B के बाहर है। ये पॉइंट मास को उठा के हमने अंदर रख दिया है, मतलब शेल C के तो अंदर है, ये बड़े वाले शेल के अंदर है, लेकिन जो शेल A और शेल B है इनके बाहर है। अब जैसे कि न्यूटन शेल थ्योरम कहता है कि अगर कोई पॉइंट मास किसी शेल के अंदर है तो उस शेल की वजह से उस पर फोर्स 0 होता है। अब पॉइंट मास m शेल C के अंदर है तो इसकी वजह से इस पर कोई भी फोर्स नहीं आएगा। और न्यूटन शेल थ्योरम यह भी कहता है कि जिस शेल के बाहर है पॉइंट मास, अगर उनके मासेस को हम सेंटर पे कंसंट्रेट करेंगे और फोर्स निकाल सकते हैं। तो A और B इस पॉइंट मास m के अंदर ही है, मतलब पॉइंट मास m शेल A और B के अंदर के बाहर है। तो शेल A का मास m1 सेंटर पे मानेंगे, शेल B का मास m2 भी सेंटर पे मानेंगे। तो सेंटर पे टोटल कितना फोर्स आ जाएगा? m1 प्लस m2। m3 इसलिए नहीं माना क्योंकि जो पॉइंट मास m है वो शेल के अंदर है तो उसके कारण फोर्स 0 ही होगा। तो सेंटर पे टोटल मास कितना हो गया? m1 प्लस m2। अब हम डायरेक्टली इसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही पॉइंट मास हो गए हैं। तो फोर्स कितना होगा? G इंटू लेफ्ट वाले पॉइंट मास का मास जो कि m1 प्लस m2 है और राइट वाले पॉइंट मास का मास जो कि m है, डिवाइडेड बाय इन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि r² हो जाएगा। अब हम यही कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ निकालने में यूज करेंगे। तो सपोज कीजिए एक पॉइंट मास m है जो अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। अब हम ये सपोज कर सकते हैं कि अर्थ जो है वो बहुत सारे कंसंट्रिक शेल से मिलके बना है। जैसे एक शेल, उसके ऊपर हमने एक और शेल माना, उसके ऊपर एक और शेल माना, ऐसे शेल शेल बना बना के अर्थ बनी हुई है। अगर हम सारे शेल्स को बहुत पास पास अरेंज करेंगे और बहुत सारे शेल्स लेंगे तो वो एक सॉलिड स्फीयर की तरह हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे अर्थ है। अब ये जो पॉइंट मास m है वो इन सारे शेल्स से बाहर है, तो हम सारे शेल्स का मास
उसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। और सारे सेल्स के मास का सम कितना होगा? जितना कि अर्थ का मास होगा। हमने सपोज कर लिया अर्थ का मास me है, दैट इज मास ऑफ अर्थ। तो इस पॉइंट मास m पर अर्थ की वजह से कितना फोर्स आएगा? वो होगा g m मास ऑफ अर्थ इंटू पॉइंट मास m का मास डिवाइडेड बाय पॉइंट मास m का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस, जो कि r स्क्वायर है। अब हम ये भी देख सकते हैं कि पॉइंट मास m r कितना होगा? सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस, जो कि RE है, रेडियस ऑफ अर्थ, प्लस सरफेस से लेके पॉइंट मास m तक का डिस्टेंस, जो कि h है। इन दोनों तो r जो हो जाएगा RE प्लस h के बराबर होगा। अब हम ये इस फोर्स की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा फोर्स इज इक्वल टू g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू पॉइंट मास का मास डिवाइडेड बाय RE प्लस h, RE रेडियस ऑफ अर्थ और h हाइट अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन पुट करेंगे। अब m से m कैंसिल हो जाएगा और हमें जो एक्सेलरेशन मिलेगा अर्थ की ग्रेविटी के कारण वो होगा g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय RE प्लस h का स्क्वायर। अब हमने ये फाइंड कर लिया है। अगर हम कोई पॉइंट मास को अर्थ के सरफेस पे ही माने, मतलब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ पर निकाल रहे हैं, उस केस में h जो हो जाएगा हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ 0 होगी, क्योंकि पॉइंट मास अर्थ के सरफेस पर ही है। तो इसमें h 0 पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन एट सरफेस ऑफ अर्थ कितना आ जाएगा? g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, जो कि सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है। इस एक्सेलरेशन को हम g से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं, इसलिए g इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। हमने इस एक्सेलरेशन को g बोल दिया है। अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h को हम gh सपोज करते हैं, तो gh इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय RE प्लस h का होल स्क्वायर, जैसा कि हमने पहले निकाला था। अब हम डिनोमिनेटर में से RE कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। अब RE कॉमन निकाला है तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस h डिवाइडेड बाय RE का होल स्क्वायर। अब हमने कहा था कि g जो है वो जी एम ई डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर है। अब यहाँ जी एम ई डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर की जगह हम g पुट कर देंगे, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ एट सरफेस ऑफ अर्थ है, और इसे न्यूमरेटर में भेजेंगे तो पावर -2 हो जाएगी। अब h और RE का अगर बहुत वैल्यू कम हो, मतलब h रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में बहुत कम हो, तो हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाकर कह सकते हैं कि GH इज नियरली इक्वल टू G, जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पर एक्सेलरेशन है, इंटू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ निकालेंगे। सपोज कीजिए कोई पॉइंट मास P है। जैसे कि पहले ही बोला था कि अर्थ बहुत सारे कंसेंट्रिक शेल से मिलके बनी है। अब बहुत सारे कंसेंट्रिक शेल पॉइंट P के बाहर भी होंगे और अंदर भी होंगे, तो जितने भी कंसेंट्रिक शेल P के बाहर होंगे उनके कारण P पर फोर्स 0 आएगा, क्योंकि उनके लिए पॉइंट P अंदर है। और जितने भी पॉइंट मासेस जितने भी स्फेरिकल शेल पॉइंट मास P के अंदर हैं, उनके कारण फोर्स उन सारे स्फेरिकल शेल्स के कारण लगेगा, क्योंकि पॉइंट P जो है वो सारे स्फेरिकल शेल्स के बाहर है। तो पॉइंट P के अंदर जितने भी स्फेरिकल शेल्स हैं उनका सम कितना होगा? जो कि R रेडियस के O से लेके P तक डिस्टेंस R है, R रेडियस के सॉलिड स्फीयर के मास के बराबर होगा। अब हम इस स्मॉल r रेडियस के सॉलिड स्फीयर का मास निकालेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि अर्थ की डेंसिटी रो है, तो मास ऑफ अर्थ कितना होगा? जो कि वॉल्यूम
इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4π/3 r का क्यूब रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब इंटू रो। अब स्मॉल मास जो अंदर वाला स्फीयर होगा स्मॉल r रेडियस का, उसका मास कितना होगा, उसका वॉल्यूम जो कि 4π/3 r³ है इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ जो कि रो है। अब हम फोर्स निकालेंगे स्मॉल रेडियस r के मास के कारण, सॉलिड स्फीयर r के कारण। सो फोर्स इज इक्वल टू g इंटू मास ऑफ स्मॉलर स्फीयर इंटू मास ऑफ पॉइंट मास डिवाइडेड बाय r²। अब हम mr की वैल्यू यहां से इसमें पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा फोर्स इज इक्वल टू g इंटू मास ऑफ पॉइंट मास जो कि m है 4π/3 रो r³ डिवाइडेड बाय r²। अब r² 2r से 2r कट हो जाएंगे और सिर्फ एक सिंगल r बचेगा। अब 4π/3 रो की जगह हम me अपॉन डिवाइडेड बाय re³ डालेंगे। ये कैसे आया, ये यहां से आया कि 4π/3 रो की वैल्यू क्या होगी, re³ को हम इधर लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो 4π/3 रो की वैल्यू आ जाएगी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है तो फाइनली जो फोर्स मिलेगा वो होगा g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ स्मॉल पॉइंट मास डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब इंटू उस पॉइंट का पॉइंट मास की सेंटर से डिस्टेंस जो कि r है। अब जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि अर्थ की सरफेस से वो पॉइंट मास d डेप्थ पर है, d डिस्टेंस अर्थ के अंदर है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल r की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ माइनस d। अब हम ये r की वैल्यू इस फोर्स की इक्वेशन में पुट करेंगे तो फोर्स एट डेप्थ d हमको मिलेगा g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू m डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब इंटू रेडियस ऑफ अर्थ माइनस d जो कि r है। अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन फोर्स डिवाइडेड बाय मास होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d होगा फोर्स एट डेप्थ d डिवाइडेड बाय m। हमने पहले निकाला था, अब ये m से जो कि GME इंटू पॉइंट मास m है वो m से कैंसिल हो जाएगा तो हमें फाइनली मिलेगा GME डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब इंटू रेडियस ऑफ अर्थ माइनस d। अब हम इसे r³ को दो पार्ट्स में तोड़ेंगे r² इंटू r में, तो GME अपॉन r² जो होगा वो g के बराबर हो जाएगा जो कि एक्सेलरेशन एट सरफेस ऑफ अर्थ है, और एक r को अंदर भेजेंगे तो re माइनस d डिवाइडेड बाय re हो जाएगा। अब re न्यूमरेटर में दोनों पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो re डिवाइडेड बाय re1 होगा माइनस d डिवाइड बाय re बचेगा। मतलब जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के अंदर जाते हैं एक्सेलरेशन 1 माइनस d बाय re के फैक्टर से डिक्रीज होता है। तो हम फाइनली क्या कंक्लूजन मिला, हमने देखा कि जैसे जैसे हम सरफेस ऑफ अर्थ से अंदर जाते हैं ग्रेविटी जो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लीनियरली डिक्रीज होती है, और जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है क्योंकि वो 1/r² पे डिपेंड करता है। तो हमने क्लियरली पता चलता है कि हम अर्थ के सरफेस के नीचे जाएं चाहे ऊपर जाएं वो हमेशा डिक्रीज ही होता है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम रहता है, g की वैल्यू मैक्सिमम रहती है। अगले वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।